हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी बच्चों को बहुत सारा डाउट्स रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना टफ है, इसमें नोमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं समझ आते, इनका नेमिंग्स कैसे करें। तो ये जो एक वीडियो है, इस वीडियो से मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छोड़ोगे। अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखते हो और जितना क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर आप उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आई कैन बेट यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई दोनों में ही कॉमन है और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच है। सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि उस चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब है एनीथिंग विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऐसा कोई भी चीज़ जो हमें कहाँ से मिल रहा हो, लिविंग थिंग्स से मिल रहा हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर अगर आप चीज़ देखोगे तो वो जनरली कार्बन कंपाउंड से ही बना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसका बेसिस ही है कार्बन। ऐसा क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकमात्र कार्बन को ही क्यों डील करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से बना होता है, इट मीन्स दैट जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये भी कार्बन कंटेन करता होगा। तो डेफिनेटली यस। प्लांट्स क्या ये भी कार्बन कंटेन करते हैं? तो यस। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे कार्बन्स को कंटेन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्बन जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और यही इसका सबसे बड़ा खासियत है कि क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन था, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में, बट एक इंट्रोडक्शन होना किसी भी चैप्टर का काफ़ी ज़रूरी है। जब हम चैप्टर को आगे डील करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है वो हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ से आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें इंट्रोडक्शन मिल गया है। चलते हैं आगे। अब हम लोग डील्स करते हैं कार्बन के प्रॉपर्टी से। यहाँ पे मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा करना चाहूँगा ताकि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकूँ। चलिए, तो कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं और उनमें से पहला प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं कार्बन एटम के एटॉमिक नंबर का बात करूं तो आप जानते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब है कि अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो ये मैं लिख सकता हूं 2,4। इट मीन्स कि अगर कार्बन को एक स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल एलिमेंट बनना है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है। तो क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है
और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। तो आखिर कार्बन अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करता है बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन अपने आप को स्टेबल करता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो ये तो वैसे केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, बट मैं आपको यहां पे शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूं। अगर कोई भी बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी बॉन्ड हमारा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बन रहा हो तो वैसे बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का वो प्रॉपर्टी जिसके चलते कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके खुद को स्टेबल करता है, उसे कहा जाता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। एज सिंपल एज दैट। तो कार्बन का जनरली हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है। इसका मतलब है कि कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर लेता है। आई होप यहां तक आपको सारा चीज क्लियर होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अगला जो हमारा कार्बन का प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक चेन इज नोन एज कैटिनेशन। इस स्लाइड में जितने भी डेफिनेशंस है वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये वन शॉट रिवीजन है और इसमें उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है खाली उसी को डिस्कस किया जा रहा है। तो कैटिनेशन क्या है? तो ये कार्बन एटम्स का वैसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को जोड़ते जाता है। या तो वो स्ट्रेट चेन से जुड़ सकता है, या तो वो ब्रांच्ड चेन से जुड़ सकता है, या तो वो साइक्लिक से जुड़ सकता है। किसी भी फॉर्म में वो अपने आप को एक दूसरे से कार्बन एटम से अटैच कर सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक स्ट्रेट चेन का एग्जांपल। स्ट्रेट चेन, अब ये जो कार्बन है ये अपने आप को दूसरे कार्बन्स के साथ इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड के हेल्प से एक दूसरे से अटैच करके और एक लंबा स्ट्रेट चेन बनाएगा। और ये जो स्ट्रेट चेन है ये कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन जो होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। कार्बन एटम अपने आप को ब्रांच्ड चेन के मदद से भी जोड़ सकता है। तो कैटिनेशन सिंपल फॉर्म जो है कैटिनेशन का वो ये है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ते जाता है और ये जितना भी लंबा चेन बना सकता है। उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिक में। साइक्लिक चेन भी एक बना के दिखा देते हैं। तो साइक्लिक चेन में कम से कम हमें 3 कार्बन का ज़रूरत होता है। साइक्लिक चेन कभी भी हमारा 2 में नहीं बन पाएगा। साइक्लिक चेन में कम से कम हमें 3 कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो इस तरीके से इसे साइक्लिक चेन या क्लोज्ड चेन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कैटिनेशन सिंपल कार्बन का वैसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कार्बन एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ सकता है। अब कार्बन जो है ये 3 टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कार्बन जो है ये 3 टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। पहला है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट
बॉन्ड। पहला तो कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरा जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, और चौथा जो है वो हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। तो कार्बन 3 टाइप के बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ सकता है। तो ये था हमारा कैटिनेशन का प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जनरली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। यहाँ पे एक और भी है, एल्काइल ग्रुप। एक्चुअल में एल्काइल ग्रुप जो होता है ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, बट मैंने इसको टाइप्स के अंदर इसलिए रख दिया है क्योंकि ये भी आपका एक न्यू टाइप का ही होता है। बट जनरली देखा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस वीडियो का हर एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, क्योंकि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखते हो तो ये कार्बन और हाइड्रोजन पे ही बेस्ड है। और बोला भी जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है ये भाई भाई होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है ये भाई भाई होता है। तो ऐसा क्यों है, कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई क्यों होता है? तो इसका रीजन है इसके एटॉमिक नंबर और स्टेबिलिटी पे। कार्बन का अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर 6 है, मीन्स 2,4, और हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1। तो हाइड्रोजन जो है ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है और कार्बन जो है ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जनरली होता क्या है, एक कार्बन सेंटर में आ जाता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और अपने बगल में एक एक हाइड्रोजन को ले आता है और ये चारों 4 कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन जो है बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनाता है। इससे हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया अपना ड्यूप्लेट पूरा करके और हमारा कार्बन जो है वो भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन का ही कंपाउंड होता है। तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन से ही सारा चीज बनता है और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारा कार्बन हाइड्रोजन पे ही बेस्ड है। इसीलिए कहा गया कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई। तो ये ऑक्टेट और ड्यूप्लेट वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल स्लाइड को रखा है, मैंने ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखा है ताकि मैं आपको खुद से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? कार्बन एटम्स दैट आर जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कोई भी कार्बन एटम जो कि आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख, मतलब यहाँ पे कीवर्ड है आपका सैचुरेटेड का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आपका मेन कोड है। तो अगर आपको किसी भी कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ये कुछ इस तरीके के होते हैं। दिस इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको याद रखना है कि और द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 4 हाइड्रोजन और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वहीं पे अगर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी मिल सकता है। मतलब इसमें आपको
आइदर डबल एज वेल एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको डबल या ट्रिपल दोनों में से कोई भी टाइप का बॉन्ड्स मिल सकता है। जैसे हो सकता है कि आपको इस तरीके का भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको इस तरीके का भी मिल जाए। तो डबल या ट्रिपल कोई भी बॉन्ड के साथ अगर आपको दिखता है तो डेट इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलते हैं नेक्स्ट और पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्काइल ग्रुप अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप नेमिंग करते समय भी फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी कहा जाता है। तो एल्काइल ग्रुप समझने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कि एल्केन क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ जाइए कुछ बॉन्ड्स के बारे में। मैं पहले आपको बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पे। तो कार्बन जो है ये 3 टाइप का बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। कार्बन बॉन्ड्स के बारे में पहले पढ़ लीजिए, तब आपको अल्काइल ग्रुप एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। कार्बन 3 टाइप का बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट इज योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड वन इज योर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड वन इज योर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें यहां पे कुछ चीजें याद रखनी है कि जब भी हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसे हम एल्केन बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्काइन। तो ये एक तरीके से बोल सकते हो कि ये आपका नेम है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का अल्केन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का अल्कीन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का अल्काइन। अब ये तीनों जो है हमारा अल्केन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो जनरल फॉर्मूला? तो वो जनरल फॉर्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। यहाँ ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ जस्ट अल्काइल ग्रुप समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को अच्छे से डिस्कस करूँगा, किस तरीके से ये बनता है मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन मॉलिक्यूल। ये जो हमारा एल्केन है मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इस एल्केन ग्रुप से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो जो भी ग्रुप मुझे मिलता है दैट इज नोन एज योर एल्काइल ग्रुप। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैंने एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो जो भी मुझे मिलेगा दैट इज योर एल्काइल ग्रुप। इसका मतलब एल्केन का फॉर्मूला मुझे पता था CnH2n-2। तो अगर मैं यहाँ से एक H को निकाल दे रहा हूँ इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा C+2 CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हमारा माइनस हो गया। तो ये जो होता है ये हमारा एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्काइल का जनरल फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको इतना चीज़ बताया है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि कार्बन बॉन्ड जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिन्हें अल्केन के नाम से जाना जाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिन्हें अल्कीन के नाम से जाना जाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिन्हें अल्काइन के नाम से जाना जाता है।
एल्केन जो हमारा होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये CnH2n, और अल्काइन का जो होता है ये होता है CnH2n-2। तो ये सबका जनरल फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं तो जो भी ग्रुप मुझे मिलता है उसे ही मैं कहता हूं एल्काइल ग्रुप। मतलब एल्केन ग्रुप से मैंने जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो जो भी ग्रुप मुझे मिला उसे ही मैं कहूँगा अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का हमारा फॉर्मूला बना CnH2n+1। इस तरीके से मैं काफ़ी सारा अल्काइल ग्रुप बना सकता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे क्या जनरल फॉर्मूला मिला? मुझे मिला जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइल ग्रुप। मुझे जनरल फॉर्मूला क्या मिला? मुझे मिला CnH2n+1। अब अगर मेरा यहाँ पे n = 1 होता है, इसका मतलब मैं क्या बना सकता हूँ? पहला तो C1H2 × 1+1, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ CH3। इसी तरीके से अगर मेरा n = 2 हो जाता है तो मैं लिख सकता हूँ C2H2 × 2+1, मतलब हमारा बना C2H5। अगर n = 3 हुआ तो मैं लिख सकता हूँ C3H2 × 3+1, और ये हमारा बना C3H7। तो इस तरीके से हमारा n के वैल्यू से ये बनता चला जाएगा। इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम होगा इथाइल, और इसका नाम होगा प्रोपाइल। मतलब एल्काइल ग्रुप पे जो सफिक्स लगता है ये याद कर लीजिएगा, YL लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एल्काइल ग्रुप का सफिक्स जो होता है YL होता है। आई होप अल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हम उसको नेमिंग करते समय हमें बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी। चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप सब मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूँगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 वीडियोज़ आएंगी। पहला वीडियोस ये जिसमें आप थ्योरी पार्ट को काफ़ी अच्छे से कवर करोगे। एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं 1 शॉट में आपको पूरा नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग चुटकियों में कर लोगे। तो ये हमारा थ्योरी वीडियो है जिसमें हम काफ़ी सारे थ्योरीज को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप की तरफ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये एक स्पेशल, आप बोल सकते हो स्पेशल ग्रुप होते हैं जो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे में लग जाते हैं तो वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे मैं बोलूं कार कई सारे हैं, कार का मॉडल कई सारा है, ठीक है, टाटा का है, मारुति का है, बट जो कार का ब्रांड्स होता है जैसे ऑडी, BMW, तो ये जो टैग लग जा रहे हैं उनके साथ तो वो उसके ब्रांड को डिफाइन कर रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप भी कुछ उसी तरीके का होता है जो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर अटैच्ड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर देता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप का आपको एग्जांपल दूं, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये मैं आपको पूरा एक लिस्ट दूंगा। अगर मैं एक फंक्शनल ग्रुप का आपको नाम बताऊं जो कि होता है अल्कोहल, बहुत ही कॉमन फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स।
अल्कोहल्स जो होते हैं ये OH के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं, ये इनका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो अगर मैं लिख दूं C2H6, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं C2H6 साथ में OH लगा दे रहा हूं, तो मैं OH को देख के बता सकता हूं कि ये जो है ये आपका अल्कोहल कंपाउंड है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका टैग की तरह काम करते हैं कि ये किसी के साथ भी अगर अटैच्ड है तो उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर देते हैं। कितने टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या सफिक्स होता है उनका, इन सब को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हैलाइड का, जिसके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ईथर्स। तो मैं आपको इन पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक चार्ट प्रोवाइड कर देता हूं सबसे अच्छा, जिससे आपको इन टेबल्स को आपको लर्न तो करना ही होगा, ठीक है, इन टेबल्स को आपको लर्न करना ही होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं फंक्शनल ग्रुप, यहां पे मैं लिख रहा हूं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये हमारा उसका जनरल फॉर्मूला कि किस तरीके से अटैच्ड होते हैं, ये उसका जनरल फॉर्मूला। ये उसका नेम, ऑर्गेनिक नेम और सफिक्स, क्या क्या सफिक्स हम अटैच करेंगे। तो सफिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सफिक्स को अच्छे से याद कीजिएगा। हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक सफिक्स होता है। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो हैलाइड ही होता है, ठीक है। हैलाइड्स को मैं अलग से डिस्कस करूंगा क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है। हाइड्रोक्सिल से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, हैलाइड्स को मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। हाइड्रोक्सिल पहला जो होता है आपका वो हाइड्रोक्सिल होता है, और वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। ये आपका कार्बन एटम को R से डिनोट किया जा रहा है और वो OH के फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोक्सिल। और इसका जो कॉमन नेम है, ऑर्गेनिक नेम, इसे हम जानते हैं अल्कोहल्स के नेम से, इसे अल्कोहल्स का नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन सा सफिक्स यूज होता है, तो इसमें OL सफिक्स यूज होता है। ये टेबल आपको याद करना ही होगा क्योंकि इन्हीं टेबल्स के मदद से आप बना पाओगे। नेक्स्ट हमारा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये आपका अटैच्ड होता है C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये OH होता है, इसका जो जनरल होता है ये CHO होता है। मतलब ये इस तरीके से अटैच रहते हैं कार्बन के साथ, और इसे हम एल्डिहाइड्स के नाम से ही जानते हैं, इसे एल्डिहाइड्स के ही नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो हमारा सफिक्स यूज होता है दैट इज योर AL सफिक्स। थर्ड वन है हमारा कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, और ये होता है COOH। और ये किस तरीके से अटैच रहता है, तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड देन H। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो होता है OIC एसिड, ओइक एसिड इसे हम लिखते हैं, क्लियरली लिख देता हूं, इसे हम लिखते हैं ओइक एसिड। फोर्थ वन जो हमारा है ये है हमारा कीटो ग्रुप, जिसे कीटोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा बीच में लगता है, कीटोन्स ग्रुप जो होता है ये हमेशा सेंटर में रहेगा, और ये आपका अटैच्ड भी होता है वैसे ही दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के थ्रू। इसे हम कीटोन्स के नाम से जानते हैं। और ये ONE सफिक्स के साथ आपका अटैच्ड होता है, ठीक है, ये आपका ONE सफिक्स के साथ अटैच्ड होता है। चलिए फिफ्थ वन जो है हमारा, ये है हमारा ईथर्स। ईथर्स जो होता है ये आपका ऑक्सीजन बीच में अटैच्ड होता है कार्बन एटम के, और इसे
ROR के फॉर्म में अटैच रहता है और इसे हम ईथर सी कहते हैं, और इसका जो हमारा होता है वो ऑक्सी होता है, सफिक्स। तो ये हमें याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो याद रखना है वो क्या है, हम जिस चीज़ को याद रखेंगे वो क्या क्या है, तो हम याद रखेंगे जनरल फॉर्मूला कि किस तरीके से वो अटैच्ड है, नेम और उसका सफिक्स। हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली सफिक्स को याद रखना है, क्योंकि हमें सफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। कब यूज़ होगा ये हम आगे बताएंगे। चलिए, अब मैंने जो बोला था हैलाइड्स ग्रुप को, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये हैलाइड्स होते क्या हैं। तो हैलाइड्स जो होते हैं ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ही होते हैं। ये जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ही होते हैं और इन्हें हम आगे में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका होता है सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होते हैं और इन्हें हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे फ्लोरीन को हम लिखते हैं फ्लोरो, इसे फ्लोरो लिखा जाता है। क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को उसी तरह से हम लिखते हैं ब्रोमो, और इसे हम लिखते हैं आइडो। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलो एल्केन होते हैं, इनका सफिक्स जो होता है ANE होता है। ठीक है, इनका सफिक्स जो होता है ये आपका ANE ही होता है। ठीक है, तो ये आपका हैलाइड ग्रुप्स था जो कि आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होता है। बाकी सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो सफिक्स की तरह यूज़ होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है जिसे हमें डिस्कस करना है। चलते हैं नेक्स्ट, और अब हम पढ़ते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपको डिफाइन करने दिया जाता है कि व्हाट आर आइसोमर्स। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बात हो रहा है। आइसोमेरिज्म कई टाइप के हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बट क्लास 10 में हम जिसे पढ़ते हैं दैट इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन द सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जैसे कि मैं अगर स्ट्रक्चर बनाता हूँ ब्यूटेन का, तो मैं ब्यूटेन को दो तरीके से बना सकता हूँ। अगर मैं ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारा होता है C4H10। ब्यूटेन का हमारा फॉर्मूला यही होता है C4H10। अब इसे मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। पहला, स्ट्रेट चेन के मदद से बना सकता हूँ, 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ के, इसे भी मैं ब्यूटेन कहूँगा, ये भी हमारा ब्यूटेन है, इसे भी मैं ब्यूटेन कहूँगा। दूसरा मैं बना सकता हूँ ब्रांच्ड चेन के मदद से, इसे भी मैं ब्यूटेन ही कहूँगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 ही है, बट स्ट्रक्चर दोनों का डिफर कर जा रहा है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाए तो वैसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर्स। और हमें बस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ना है, फंक्शनल वगैरह हमारे सिलेबस पे नहीं है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है इसे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए, A homologous series is a group of organic compound having similar structure and similar chemical properties which differ by successive CH2 group। इसे पहले आप एग्जाम्पल से समझिए।
सबसे पहले आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। होमोलोगस सीरीज को समझाने के लिए पहले मैं आपको खुद से कुछ समझाना चाहता हूँ, बाद में मैं उस पर आऊँगा डेफिनेशन पे। तो पहले हम लोग समझ रहे हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देखता हूं एल्केन का। एल्केन का जनरल फॉर्मूला मुझे पता है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला आपको सबका पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इस जनरल फॉर्मूला से मैं एल्केन का पूरा एक सीरीज बना सकता हूं। जैसे मैं अगर n=1 लगाऊं तो मैं बना सकता हूं, अगर मैं n=1 लगाता हूं तो मैं बना लूंगा C1H2 मीन्स CH4। इसी तरीके से मैं अगर n=2 लगाता हूं तो मैं इसी जनरल फॉर्मूला को यूज करके लिख सकता हूं C2H2 मीन्स C2H6। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ते चलूं तो C3H8 आएगा, देन C4H10 आएगा, देन C5H12 आएगा, देन C6H14 आएगा, देन C7H16 आएगा। अब यहाँ पे ये क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एल्केन से ही, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है आप क्लियरली देख सकते हैं। CH4 और C2H6 के बीच का डिफरेंस जो है ये CH2 ग्रुप है। अगेन आप अगर इसका ऑब्जर्व करें C2H6 और C3H8 के बीच का, तो ये भी आपको CH2 दिखेगा। उसी तरीके से अगर आप आगे देखते हैं C3H8 का C4H10 से, तो यहाँ भी आपको CH2 का डिफरेंस, मतलब हर एक के बीच में आपको कितना का डिफरेंस दिखेगा, तो वो है CH2 का डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, ये हुआ अल्केन का बात। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं अल्कीन का। तो हम लोग देख लेते हैं एल्कीन का। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका मतलब मैं एल्कीन का अगर बनाऊं तो ये हमारा क्या होगा, C2, सबसे पहला जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, CH2, देन हमारा आएगा C2H4, देन हमारा आएगा C3H6, देन आएगा C4H8, सॉरी दिस विल बी योर C4H8, फिर हमारा आएगा C4H8, देन हमारा आएगा C5H10, देन हमारा आएगा C6H12, देन हमारा आएगा C7H14। अब आप इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस देखिए, वो CH2 है। सबके बीच का CH2 आपको दिख रहा होगा, इनके बीच का, सबके बीच का आपको CH2 ही डिफरेंस दिख रहा होगा। ये हो गई अल्केन की ग्रुप के बाद। अब बात करते हैं एल्काइन का, तो क्या वो भी सेम है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं अल्काइन ग्रुप का। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, n=, अगर मैं 1 लगाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C1H2 मीन्स पहला आएगा CH, फिर दूसरा आएगा हमारा C2H2, फिर हमारा आएगा C3H4, फिर हमारा आएगा C4H6, फिर हमारा आएगा C5H8, फिर हमारा आएगा C6H10। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा क्या होगा, पूरा जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पूरा आपका CH2 के डिफरेंस से चल रहा है। अगर अल्काइन का बात किया जाए तो ये भी CH2 के ही डिफरेंस से चल रहा है। क्लियरली हमें यहाँ भी दिख रहा है कि ये सारे CH2 के डिफरेंस से ही चल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे, आपका होमोलोगस सीरीज का अब डेफिनेशन पे आते हैं।
तो अब डेफिनेशन पढ़िए, आपको अब सिंपली समझ आ जाएगा कि होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो ये कितने से डिफर करते हैं? ये कंपाउंड डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट करके लिखा दिया है, इससे ज्यादा शॉर्ट और कुछ नहीं होगा। तो ये आपका होता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, मैं आपको एक बार सबको एक साथ दिखा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, ज़्यादा छोटा करूंगा तो आई थिंक ये विजिबल ही नहीं होगा, तो इसे थोड़ा सा बड़ा ही रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। तो होमोलोगस सीरीज अगर किसी भी एक ग्रुप में चल जाए, चाहे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। दैट इज योर होमोलोगस सीरीज, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। थ्योरी क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे वो इन्हीं से पूछे जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे, चाहे वो कैटिनेशन से रिलेटेड हो, आइसोमर्स हो, फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, सारा थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो रिलेटेड रहेगा हमारा आपका रिलेटेड टू नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 टू 2024। 23 से 24 के लिए ये हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का क्रैश कोर्स का लॉन्च हुआ है, जो कि आपको 4 मंथ्स में बोर्ड प्लस प्री बोर्ड दोनों को टारगेट किया जाएगा। इसमें आपके 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस होंगे, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लास होगा, PYQ सॉल्व होगा, मॉक टेस्ट होगा। मतलब आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन करवाया जाएगा फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ये दोनों ICSE एज वेल एज CBSE क्लास 10 के लिए अवेलेबल है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी क्रैश कोर्स करना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकता है और जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही सीट्स है। हम ज़्यादा बच्चे को नहीं लेंगे, हम लिमिटेड बच्चों को ही लेंगे, बट उनका प्रिपरेशन बहुत ही रॉक सॉलिड कराएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।